am Jasjot Kaur and I'm working as a PO in a reputed bank. आप में से कोई अगर सरकारी नौकरी चाहते हो तो Make My Exam is the perfect app for you. I would like to thank our team IBT जिन्होंने इतना अच्छा काम किया और हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल ऐप बनाई. Thank you so much. हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू मेक माई एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ IBT. तो दोस्तों, हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट शो के अंदर, जिसका नाम है करंट अफेयर्स द वेकअप शो ऑन वीकली बेसिस. तो यहाँ पर हम हाजिर हैं, मैं कुमार संभव आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूँ 12 से 18 अक्टूबर के वीकली करंट अफेयर्स न्यूज़ को लेकर, जहाँ से आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जनरल नॉलेज के सेक्शन में. तो हमारे साथ जुड़ जाइए और इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, जिससे जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, कलीग हैं, वो इस सेशन का फ़ायदा उठा सके आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके अंदर आने वाले जीके सेक्शंस को लेकर. तो यहाँ पर नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, ऑबिचरीज, इंपॉर्टेंट डेज, एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में, देन उसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज़ होंगी हम उसे भी डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तो देखते कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं और समय को ज़ाया किए बगैर अपनी पहली खबर की तरफ भी हम चल पड़ेंगे. तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे और स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें. तो चलते हैं दिन की पहली खबर की तरफ. तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रिसेंटली हमारे बहुत ही प्रिय नेता श्री राम विलास पासवान जी की मृत्यु हुई. बहुत ही दुखद घटना ये, लेकिन उनके पास जो मंत्रालय था उसका अतिरिक्त प्रभार जो है, उसका एडिशनल चार्ज जो है वो श्री पीयूष गोयल जी को दिया गया. यही खबर है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. पीयूष गोयल गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो श्री रामविलास पासवान जी के पास कौन सा मंत्रालय था? तो कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय जो था, मिनिस्ट्री जो था, वो रामविलास पासवान जी के पास था. लेकिन उनके मृत्यु के बाद, देहांत के बाद, ये मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है पीयूष गोयल जी को दिया गया है. इसके अलावा पीयूष गोयल जो है अपने उन सभी मंत्रालय को भी रखेंगे जो उनके पास ऑलरेडी है. तो पीयूष गोयल के पास 3 डिपार्टमेंट्स आ गए, रेलवेज, देन उसके बाद कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, and third one is consumer affair, food and public distribution. So Union Minister Piyush Goyal has been assigned the additional charge of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution by President Ramnath Kovind. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उनको ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया. According to a release by the President Ramnath Kovind's office, Goyal will hold the charge of the ministry in addition to his existing portfolios. तो उनके पास जो existing portfolios है रेलवे और कॉमर्स और इंडस्ट्री का, इसके साथ साथ उनके पास कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मंत्रालय भी उनके पास ही है. तो चलते हैं अगली खबर की तरफ, दूसरी खबर की तरफ. उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत लॉन्चेस स्वरोजगार योजना टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, स्वरोजगार को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक योजना, एक स्कीम की शुरुआत की है, जिसका नाम है सौर स्वरोजगार योजना, सोलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम. तो उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लॉन्चेस मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना. द योजना एम्स एट क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर नियरली 10,000 यूथ्स इन द स्टेट. 10,000 नवयुवकों को इस स्वरोजगार योजना से नौकरी मिलेगी और वो स्थापित हो सकेंगे. इसमें क्या किया जाएगा? तो जो बेनिफिशियरी लोग होंगे उनको यहाँ पर 25 किलोवाट का सोलर पैनल जो है वो लोन पर कोऑपरेटिव बैंकों की सहायता से, अदर बैंकों की सहायता से लोन पर उपलब्ध करवाया जाएगा. सोलर पैनल्स, जिसकी सहायता से वो क्या कर सकेंगे? तो उन सोलर पैनल से इनकम, आय जनरेट कर सकेंगे और इससे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं. तो ये एक योजना जो है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो कुछ फेमस योजनाएं हों किसी भी राज्य सरकार के द्वारा, वो पेपर में पूछ लिया जाता है योजना का नाम देकर कि बताइए ये किस सरकार की योजना है या किस राज्य ने इस योजना की शुरुआत की है. The targeted beneficiaries including the youth and migrants who have returned home and after leaving their jobs in various parts of the country due to the COVID-19 pandemic. तो इस योजना का शुरुआत जो है वो किस कंटेक्स्ट में रखा गया है? वो कंटेक्स्ट है
कोविड-19 महामारी के दौरान जिनकी जॉब छूटी है नौजवानों की, उनके लिए, और जो मजदूर अपना घर छोड़कर, मतलब उस जहाँ पे वो काम करते थे, माइग्रेंट वर्कर्स जो वो घर चले गए थे, जो वापस आ रहे हैं, उनको वहां पर इस सेल्फ एम्प्लॉयड स्कीम से सहायता मिल सके। तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें, क्योंकि जीके का बेसिक रूल यही है कि हाउ वी अप्रोच टू द स्टैटिक पॉइंट्स। करंट अफेयर्स तो है ही है, लेकिन इसके अलावा हम करंट अफेयर्स से स्टैटिक की तरफ कैसे मूव करते हैं। तो उत्तराखंड की जब बात आई तो उत्तराखंड का शॉर्ट फॉर्म है यूके। यहां पे यूनाइटेड किंगडम नहीं समझेंगे हम इसे, यूके का मतलब है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल इज देहरादून। उत्तराखंड के सीएम का नाम आपको यहीं पे बता दिया गया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर ऑफ उत्तराखंड बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे फेमस नेशनल पार्क्स हैं, और वो नेशनल पार्क में सबसे फेमस नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एनपी स्टैंड्स फॉर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जो 1936 में स्टैब्लिश हुआ था एज अ हेली नेशनल पार्क। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? हेली नेशनल पार्क। लेकिन इसके बाद इनका नाम जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया, जो भारत का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जो स्थित कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड में इसके अलावा और भी नेशनल पार्क है, जैसे गंगोत्री नेशनल पार्क है या वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और गंगोत्री उत्तराखंड, यहीं से गंगा का उद्गम स्थान है। तो इस तरह के कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स भी आपके एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए और तमाम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपके चैट्स की तरफ देख लेते हैं कि आपके सजेशंस या आपकी क्वायरीज क्या हैं। तो चलिए, यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट न्यूज इज दिल्ली एग्जम्स रोड टैक्स ऑन बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, सीएम केजरीवाल सेज क्रूशियल स्टेप। तो यहाँ पे दिल्ली सरकार ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने रोड टैक्स जो है बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स के ऊपर, बैटरी चलित गाड़ियों के ऊपर रोड टैक्स में उन्होंने छूट दे दी है, एग्जम्प्ट कर दिया है, इन्वायरमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए। क्योंकि बैटरी चलित गाड़ियां अगर महंगी होंगी, रोड टैक्स लगकर, कुछ और टैक्सेस लगकर अगर वो और महंगी हो जाएंगी, तो लोग उसकी तरफ झुकेंगे नहीं, लोग उसे खरीदेंगे नहीं। और अगर नहीं खरीदेंगे तो इन्वायरमेंट का नुकसान जो है, वो जो परंपरागत गाड़ियां चल रही हैं, ट्रेडिशनल गाड़ियां जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर, उससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। तो आने वाले समय में बैटरी चलित गाड़ियां या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो सकती हैं। उसी को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली सीएम ने रोड टैक्स जो है वो एग्जम्प्ट किया है, और उसको उन्होंने ये एक क्रूशियल स्टेप बताया है, एक बहुत बढ़िया स्टेप बताया है। तो दिल्ली गवर्नमेंट एग्जम्प्ट्स रोड टैक्स ऑन बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स अंडर इट्स न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंदर उन्होंने इसे लागू किया है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत सेड, तो वहां के जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल टर्म्ड एज द डिसीजन अनदर क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स इंश्योरिंग अ पोल्यूशन फ्री दिल्ली। तो यहाँ पे सीएम केजरीवाल ने, लास्ट वीक भी मैंने आपको न्यूज करवाया था, जो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध उन्होंने कैंपेन चलाया, जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग नीतियां अपनानी है। उसमें हम कह सकते हैं कि ये नीति भी उसी योजना के तहत है, जहां पर रोड टैक्स जो है बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स के ऊपर उन्होंने हटाया है। तो पीपल हैव बीन आस्क्ड टू गिव देयर सजेशंस। तो यहां पर उन्होंने लोगों से ही सुझाव मांगा था, जहां पे लोगों ने इस तरह का सुझाव दिया कि गाड़ी के ऊपर लगने वाला रोड टैक्स जो है उसे हटाया जाए। तो उन्होंने बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स के ऊपर से रोड टैक्स को हटा लिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए रिसेंटली बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स के ऊपर से रोड टैक्स को हटाने वाली गवर्नमेंट का नाम। योर आंसर वुड बी दिल्ली गवर्नमेंट। देन हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडिया रैंक्ड 155th ऑन दी हेल्थ स्पेंडिंग इंडेक्स। तो बहुत ही, मतलब ये हम कह सकते हैं कि अलर्ट होने वाली खबर है, जहां पर भारत को चेतने की जरूरत है कि भारत अपने स्वास्थ्य के ऊपर अपने बजट का कितना खर्च कर रही है। तो उस मामले में हम 4th लोएस्ट कंट्री में आते हैं, चौथा सबसे लोएस्ट कंट्री है, जिसमें भारत जो है 155th रैंक पर आ रहा है।
अक्रॉस 158 कंट्री, 158 देशों की सूची में भारत 155 नंबर पे है कि वो स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ के ऊपर अपने टोटल बजट का कितना परसेंट खर्च कर रहा है, तो सिर्फ 4% खर्च कर रहा है। तो यहां पर ये रैंकिंग किसने निकाला है, तो एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिसका नाम है ऑक्सफैम। बहुत ही फेमस ये एनजीओ है जो 1942 में स्टैब्लिश हुआ था। ये एनजीओ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ऑक्सफोर्ड फैमिली फॉर फेमाइन रिलीफ जो है इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो जो ऑक्सफोर्ड फेमाइन रिलीफ नाम का ये एक एनजीओ है, उन्होंने, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे, ऑक्सफैम का हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। नैरोबी केनिया में इसका हेडक्वार्टर है और इन्होंने ये रिपोर्ट अभी इसको पब्लिश किया है जिसमें इंडिया 155 नंबर पे है हेल्थ स्पेंडिंग इंडेक्स में। तो सर्वे डेटा शोज इंडिया स्पेंट लेस देन 4% ऑफ इट्स बजट ऑन हेल्थ एंड रैंक्ड 155th ऑन द हेल्थ स्पेंडिंग इंडेक्स। इट्स हेल्थ बजट इज द 4th लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो सबसे अंतिम स्थान पे अफ्रीकन देश है बुरुंडी, उसके बाद अफगानिस्तान। इस तरीके से इंडिया जो है 4th लोएस्ट पे आता है, जो कि चिंताजनक बात है। और भारत को अपने आने वाले समय में अपने बजट का जो एक एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ के ऊपर भी खर्च करना चाहिए, जिससे भारत के तमाम लोगों को, 130 करोड़ की जनता को इसका लाभ मिल सके। और अगर हम एक कंपैरिजन करें तो जापान, जो कि एक विकसित देश है, जापान जो कि टेक्नोलॉजी में और हर एक चीज में बहुत आगे है, जापान से अगर हम कंपेयर करके देखें तो जापान 23.6% अपने टोटल बजट का हेल्थ के ऊपर स्पेंड कर रहा है और इंडिया 4% से भी कम। तो इसी रिपोर्ट को ये दर्शित करता है ऑक्सफैम यूनिवर्सिटी का और एनजीओ का, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है, उसका ये रिपोर्ट, जहां पर इंडिया हेल्थ स्पेंडिंग सूचकांक में जो है वो 155th रैंक पर आ रहा है। देन नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू रिलीज कॉमेमोरेटिव कॉइन टू मार्क 75th एनिवर्सरी ऑफ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1945, जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की ही, संयुक्त राष्ट्र की ही एक एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके 75th एनिवर्सरी पे, तो 1945 से 2020 में 75 वर्ष पूरे कर लेगा, 75 ईयर्स पूरे हो जाएंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। तो उसकी यादगारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 रुपीस का एक कॉइन जो है, एक सिक्का जो है, उसे लॉन्च किया है। कॉमेमोरेटिव यादगारी सिक्का जो है उसे लॉन्च किया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो ऑन द ओकेजन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑन 16 अक्टूबर, इसलिए हर साल 16 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस जो है वो हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रिलीज अ कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑफ ₹75 डिनोमिनेशन टू मार्क द लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन ऑफ इंडिया विद FAO। तो भारत का जो एक मजबूत रिश्ता है FAO के साथ, उसकी यादगारी में 75 वर्ष पूरे होने पर FAO के भारत ने उसके सम्मान में, उसके यादगारी में 75 रुपीस का एक कॉइन जो है वो इशू किया है। इट विल बी विटनेस बाय आंगनवाड़ीज, और इस फंक्शन को किसने विटनेस किया, आंगनवाड़ीज ने, कृषि विज्ञान केंद्र ने, ऑर्गेनिक और हॉर्टिकल्चर मिशंस ने, इन सभी ने इस आयोजन का एक उसकी गवाह रहे। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर WCD स्मृति ईरानी जी, इन सभी ने यहां पर इस ओकेजन में पार्टिसिपेट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी विल आल्सो डेडिकेट टू द नेशन 17 रिसेंटली डेवलप्ड बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज ऑफ 8 क्रॉप्स, 8 फसलों के 17 डेवलप्ड बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज। तो बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज क्या होता है, ये फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है बायो फोर्टिफाइड जो किसी भी फूड में और उसके सीड में, उसके बीज में पोषक तत्वों को बढ़ाने का काम करता है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसकी बढ़े, जिससे वो हमारे शरीर को और खाने वाले को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके। तो यहां पर सिंपली आपको इस न्यूज से क्या याद रखना है, FAO के 75 वर्ष पूरे होने पे भारत ने 75 रुपीस का एक कॉइन जो है
उसे लॉन्च किया है। FAO 16 अक्टूबर 1945 को स्टैब्लिश हुआ। एवरी ईयर 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। और FAO का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली, और ये यूनाइटेड नेशंस की ही एक एजेंसी है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज इज केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू गो डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन। तो सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में केरला भारत का पहला राज्य बना है जो डिजिटल हुआ है। तो आज के कोविड पेंडेमिक के दौर में, कोविड-19 महामारी के दौर में डिजिटल एजुकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सभी बच्चों तक पहुंच सके। और ये जो 7-8 महीने का पीरियड रहा है जहां पर स्कूल कॉलेजेस जो हैं एडवर्सरी बैडली अफेक्टेड हुए हैं, बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, और शिक्षा का क्षेत्र जिसमें कोई नुकसान ना हो उसको लेकर केरला जो है वो पहला स्टेट बना है भारत का जो पब्लिक एजुकेशन को उसने फुली डिजिटलाइज कर दिया। तो केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गो कंप्लीटली डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन। केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है काइट, जो केरला के टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, शिक्षा के अंदर तकनीक और इसके ढांचागत चीजों को, इसकी संरचना को बढ़ावा देता है। KITE, Kerala Infrastructure and Technology for Education has implemented the project which comes under the General Education Department। तो उन्होंने, काइट ने ही इस स्कीम को, डिजिटल एजुकेशन इन केरला फॉर इन पब्लिक एजुकेशन को उन्होंने प्रमोट किया, इंप्लीमेंट किया। ओवर 3.74 लाख डिजिटल इक्विपमेंट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 16,027 स्कूल्स फॉर द स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट। तो 16,027 स्कूल के अंदर 3,74,000 डिजिटल इक्विपमेंट्स बांटे गए स्मार्ट क्लासरूम के मद्देनजर। और अपार्ट फ्रॉम KIIFB फंड, तो KIIFB का मतलब है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड। तो ये एक बोर्ड है जो केरला के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट की निगरानी करता है। इस बोर्ड ने भी पैसा रेज किया। देन एसेट डेवलपमेंट फंड्स ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और लोकल गवर्नमेंट फंड्स का इस्तेमाल जो है इस चीज के लिए किया गया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए पब्लिक एजुकेशन में पहला स्टेट भारत का जो फुली डिजिटलाइज हो चुका है, कंप्लीटली डिजिटलाइज हो चुका है। योर आंसर वुड बी केरला। तो केरला की कैपिटल इज तिरुवनंतपुरम, इज द कैपिटल ऑफ केरला। केरला के CM का नाम, मुख्यमंत्री ऑफ केरला जो है वो कौन है? पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है केरला के? आरिफ मोहम्मद खान। और केरला में एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। बहुत बार ये पेपर में पूछा गया है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन केरला। और केरला को एक सॉब्रिक्यूट के नाम से जाना जाता है, गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है केरला को, गॉड्स ओन कंट्री, गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है केरला को। तो इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ, और ये रही नेक्स्ट न्यूज आपके सामने। ओडिशा लॉन्चेस सुजल मिशन, फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड टैप वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग इन अर्बन एरियाज। तो शहरी इलाकों के अंदर उन्होंने, ओडिशा सरकार ने सुजल मिशन को लॉन्च किया है, जो पहला राज्य बना है भारत का जो टैप वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग इन अर्बन एरिया। शहरी इलाके में टैप मतलब नल का पानी जो है वो डायरेक्टली फिट माना जाएगा ड्रिंकिंग के लिए। मतलब आपके शहरों के अंदर जो पीने का पानी होता है, जो नल के थ्रू आता है, हम फिर भी उसमें कोई ना कोई वाटर प्यूरिफायर लगा लेते हैं इसी आधार पर कि ये पानी उतना ड्रिंकेबल नहीं है या पीने योग्य नहीं है, या फिर जो है इस पानी के अंदर गंदगी हो सकती है। लेकिन ओडिशा जो है वो पहला राज्य बना है जिसने एक टैप मिशन लॉन्च किया है फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, और अर्बन एरियाज के अंदर खास करके सुजल मिशन। तो सुजल मिशन है, द ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्च सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन। The aim of the mission is to provide quality drinking water fit for direct consumption from the pipe, कि डायरेक्टली आप जो है टैप नल से ही पानी पी सकते हैं, वो बिल्कुल फिट माना जाएगा। टू ओवर 15 लाख पीपल इन 15 टाउन्स, 15 शहरों में फिलहाल इसको 15 लाख लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। ₹1300 करोड़ विल बी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द ड्रिंक डायरेक्टली फ्रॉम टैप क्वालिटी वाटर टू ऑल हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज। तो 1300 करोड़ रुपए का खर्चा जो है
उड़ीसा सरकार ने इस मिशन के तहत किया है। द इनिशिएटिव वॉज स्टार्टेड एट सालिया शाही इन भुवनेश्वर एंड मसानी चंदी इन पुरी। तो सबसे पहले दो फेमस शहर जो है उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर और उसके अलावा रिलीजियस प्लेस पुरी से इसकी शुरुआत की गई है। तो सिंपल सा मिशन है सुजल मिशन, जो भारत का पहला मिशन है जो अर्बन एरियाज में डायरेक्टली टैप से ही पानी जो है वो ड्रिंकेबल पानी जो है उसे पहुंचाएगा घर घर तक। तो ओडिशा की कैपिटल इज भुवनेश्वर। ओडिशा के सीएम का नाम नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर का नाम गणेशी लाल। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम, और उससे पहले आपके चैट्स की तरफ जरूर देखेंगे। चलिए, हैप्पी नवरात्रा जी, आप सभी को बहुत बहुत मुबारकां। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडिया रैंक्स 94th अमंग 107 कंट्रीज इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ये भी एक चिंताजनक इंडेक्स, एक चिंताजनक सूचकांक, जहां पे भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक जर्मनी और आयरलैंड का एक एनजीओ है कनेक्ट वर्ल्ड, और इसके अलावा वेल्थ हंगर हिल्फे नाम का जो एक एनजीओ है वो ये हंगर इंडेक्स हर साल पब्लिश करता है। तो इंडिया जो है 107 देशों की सूची में हंगर इंडेक्स के अंदर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर, वैश्विक भूखमरी रैंकिंग के अंदर भारत का रैंक 94th है, जो कि एक चिंताजनक बात है। तो इंडिया रैंक्ड 94 among 107 nations in the global hunger index 2020 and is in the serious हंगर कैटेगरी विद एक्सपर्ट्स ब्लेमिंग पुअर इंप्लीमेंटेशन प्रोसेसेस। मतलब बहुत ही सीरियस कैटेगरी में भारत को रखा गया है, और एक्सपर्ट ने किस चीज को ब्लेम किया है कि जो प्रक्रिया है हमारे भारत के अंदर इन चीजों को लेकर वो बहुत ही पुअर इंप्लीमेंटेशन है उसका, लैक ऑफ इफेक्टिव मॉनिटरिंग, इसकी निगरानी अच्छे से नहीं हो रही है उन प्रोग्राम्स की, स्कीम्स की। देन स्लोइड अप्रोच, मतलब बहुत ही ढीला ढाला ढुलमुल रवैया है सरकार का, तंत्र का। एंड इन टैकलिंग माल न्यूट्रिशन, की कुपोषण के लिए हम यहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एंड पुअर परफॉर्मेंस बाय लार्ज स्टेट्स बिहाइंड द लो रैंकिंग, और जो बड़े बड़े राज्य हैं जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस तरह के बड़े राज्य का एक पुअर परफॉर्मेंस भी है, जिस कारण से भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जहां पर बड़े राज्य और इस तरह से जो पुअर स्टेट है उनकी पुअर इंप्लीमेंटेशन के कारण भारत की रैंकिंग जो है इसमें कोई खासा सुधार नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर भी 117 देशों की सूची में, 117 देशों की सूची में भारत 102 नंबर पे था, और इस साल 107 देशों की सूची में भारत 94 नंबर पे है, 94th नंबर पे है। और हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो हमसे हायर रैंकिंग पे है इस रैंकिंग में। लास्ट ईयर इंडियाज रैंक वाज 102 आउट ऑफ 117 कंट्रीज, और नेबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान टू आर इन द सीरियस कैटेगरी। तो नेबरिंग कंट्रीज जो है हमारे वो भी सीरियस कैटेगरी में हैं और रैंक हायर देन इंडिया इन दिस ईयर्स हंगर इंडेक्स, और इंडिया से उनका रैंक हायर ही है। वाइल बांग्लादेश रैंक 75, बांग्लादेश का रैंक 75 पे है। म्यांमार, पाकिस्तान 78 और 88th पोजीशन पे हैं। तो इस तरीके से इनका रैंक हमसे ऊपर है, लेकिन इनका रैंक ऊपर होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो देश है भारत से एरिया वाइज काफी छोटे भी हैं और जनसंख्या वाइज भी भारत से बहुत कम है, जिस कारण से इनका रैंक जो है भारत से ऊपर आया है। लेकिन नेपाल 73rd और श्रीलंका से 64th पोजीशन पे है, जिसको मॉडरेट हंगर कैटेगरी में रखा गया है। तो आने वाले समय में अगर हम अपने देश की बात करें तो देश के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं, खास करके कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए और भूखमरी के लिए और माल न्यूट्रिशन को लेकर, उसको लेकर हमें सचेत होने की जरूरत है और उन सभी योजनाओं को जल्द से जल्द अच्छे तरीके से लागू करने की जरूरत है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बांग्लादेश कैबिनेट अप्रूव्स डेथ पेनल्टी इन रेप केसेस। बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है, क्योंकि हमारे देश में रेप की आए दिन खबरें आती रहती हैं और महिला संगठन के द्वारा हमेशा से ये डिमांड करी जाती रही है कि रेप जो एक्यूज्ड हैं और रेप कन्विक्टेड पर्सन्स हैं, रेप के जो आरोपी हैं, उनको फांसी की सजा दी जाए। लेकिन भारत के अंदर अभी तो ये नहीं हो पाया है। लेकिन बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है वो ये हिम्मत कर पाया है कि जहां पर उसने बलात्कारियों को पेनल्टी जो दी है वो डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट देने की हिमाकत की है। तो बांग्लादेश कैबिनेट अप्रूव्ड अ ड्राफ्ट लॉ टू इंक्लूड डेथ पेनल्टी एज द हाईएस्ट पनिशमेंट फॉर रेप।
तो उन्होंने एक ड्राफ्ट किया, एक लॉ ड्राफ्ट किया जिसमें उन्होंने रेप के लिए जो हाईएस्ट पेनल्टी है उसे डेथ पेनल्टी के तौर पर उन्होंने रखा है। द डिसीजन टू अमेंड द प्रिवेंशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन रिप्रेशन एक्ट 2000, तो इनका जो एक एक्ट है उसमें संशोधन किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा और डेथ पेनल्टी को हाईएस्ट डेथ पेनल्टी के तौर पे, पनिशमेंट के तौर पर रखा जाएगा इन रेप केसेस। और उस एक्ट का नाम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड रिप्रेशन। तो यहां पर महिला और बच्चों के साथ जो रिप्रेशन होता है, जो उनके साथ अत्याचार होता है, उसको रोकने के लिए ये एक्ट है जिसके अंदर ये प्रावधान डाला जाएगा कि रेप एक्यूज्ड को, रेप कन्विक्टेड पर्संस को जो हाईएस्ट पेनल्टी दी जाएगी वो डेथ पेनल्टी हो सकती है। तो आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि बताइए हमारा कौन सा नेबरिंग कंट्री है जिसने डेथ पेनल्टी लॉ बनाया है रेप एक्यूज्ड के लिए, रेप एक्यूज्ड और रेप कन्विक्टेड पर्संस के लिए? योर आंसर वुड बी बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल इज ढाका, बांग्लादेश की करेंसी इज टका, बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम जतिया संसद, और बांग्लादेश कब फॉर्म किया गया था? फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश कब हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971 आफ्टर इंडो पाक वॉर। पहले इसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश। और इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विद बांग्लादेश। जी हां, इंडिया सबसे लंबा जमीनी बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। और बांग्लादेश की पीएम का नाम क्या है? शेख हसीना। शेख हसीना इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। दिल्ली टीन चैतन्य वेंकटेश्वरन स्पेंड्स डे एज ब्रिटिश हाई कमिश्नर। तो 18 साल की लड़की है जिनका नाम है चैतन्य वेंकटेश्वरन, जो दिल्ली के रहने वाली हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर, एक दिन के लिए वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनी है इंडिया में। तो चैतन्य वेंकटेश्वरन फ्रॉम न्यू दिल्ली हैड द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड अ डे एज द यूके's सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट इन इंडिया under the mission's initiative aimed at empowering and highlighting the challenges faced by women across the world। तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर के द्वारा ये डे मनाया जाता है और 18 से 23 साल की लड़कियों में से चुना जाता है कि किनको एक दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर इन इंडिया का पोस्ट दिया जाए। और इस साल ये पोस्ट दिया गया न्यू दिल्ली की 18 साल की बच्ची लड़की जिनका नाम है चैतन्य वेंकटेश्वरन। और यहां पर ये क्यों किया जाता है ब्रिटिश हाई कमिश्नर, ब्रिटिश उच्चायुक्त के द्वारा? क्योंकि वो एक मिशन चलाना चाहते हैं, एक पहल लाना चाहते हैं जिसमें वो किसको, तो दुनिया में महिलाएं जो चुनौतियां फेस कर रही हैं उसके लिए उनको सशक्त किया जा सके, मजबूत बनाया जा सके और पूरी दुनिया में महिलाओं को एम्पावर किया जा सके, उसको लेकर ये प्रोग्राम करती है ब्रिटिश हाई कमिश्नर। और 18 से 23 साल की लड़कियों को वो हर साल चुनती है एक दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर इन इंडिया वाले पोस्ट पे, जो हाईएस्ट डिप्लोमेटिक पोस्ट है इन इंडिया बाय ब्रिटेन हाई कमिश्नर। तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग द हाई कमिश्नर फॉर अ डे कंपटीशन एनुअली सिंस 2017। 2017 से ये हर वर्ष ये कंपटीशन करती है। इनवाइटिंग यंग इंडियन वुमेन एज 18 to 23 ईयर्स टू टेक ओवर एज देयर मोस्ट सीनियर डिप्लोमेट। और वो इनवाइट करती है कंपटीशन के थ्रू 18 से 23 साल की लड़कियों को कि वो जो मोस्ट सीनियर डिप्लोमेट का पोस्ट है उसे एक दिन के लिए ग्रहण करे और पूरे दुनिया में एक संदेश भेजे महिला सशक्तिकरण को लेकर। Chaitanya is the fourth young woman to take over as the British High Commissioner in an annual competition run by the UK mission in celebration of International Day of the Girl Child on October 11। तो ये ब्रिटिश हाई कमिश्नर ऐसा क्यों करता है? क्योंकि 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है गर्ल चाइल्ड को लेकर, कि जो लड़कियां हैं उनको लेकर एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो शोषण हो रहा है, उनको अवेयर करने के लिए कि आपके अधिकार क्या हैं और आप किस तरीके से सशक्त हो सकती हैं, उसकी अवेयरनेस के लिए डे मनाया जाता है जिसको ब्रिटिश हाई कमिश्नर भी सेलिब्रेट करता है। इस तरह का एक यूनिक स्टेप लेकर आपको नाम क्या याद रखना है? चैतन्य वेंकटेश्वरन। 18 साल की लड़की को एक दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर इन इंडिया का पोस्ट दिया गया फॉर द अवेयरनेस ऑफ and empowering and highlighting the challenges faced by women across the world। और किस उपलक्ष्य में? इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर के उपलक्ष्य में। और यहाँ पे चैतन्य जो है वो एक एक्टिव वॉलंटियर है। किस चीज में उन्होंने काम किया है?
विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स देख नहीं सकते हैं, उनको हेल्प करी है उन्होंने। एसिड अटैक सर्वाइवर्स, जिन लड़कियों के ऊपर तेजाब फेंका गया, उनकी मदद करी है उन्होंने। और मार्जिनलाइज्ड एलजीबीटी ग्रुप्स, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर ग्रुप जो हैं, उनकी मदद करी है इन्होंने। तो चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सिस बैंक, जो कि एक प्राइवेट बैंक है इंडिया में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, कोलैबोरेट्स विद गूगल पे एंड वीजा टू लॉन्च अ न्यू एस क्रेडिट कार्ड। गूगल का एक पेमेंट सिस्टम है गूगल पे, और वीजा जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उसके साथ एक्सिस बैंक ने कोलैबोरेट किया है, एस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो बैंकिंग के एग्जाम में आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए एक्सिस बैंक ने रिसेंटली किस कंपनी के साथ टाई अप किया है अपने एस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए। योर आंसर वुड बी गूगल पे एंड वीजा। तो एक्सिस बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स एस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया in collaboration with Google Pay and Visa. The card meant to help with digital payments. तो कार्ड क्यों लॉन्च किया गया? डिजिटल पेमेंट्स के लिए इसे लॉन्च किया गया। फ्रॉम एप्लीकेशन टू इशुएंस विद द एंटायर यूजर जर्नी फॉर द क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन विल बी डन डिजिटली। तो कार्ड की एप्लीकेशन देने से लेकर कार्ड को इशू करने तक जो है सारा काम डिजिटली किया जाएगा, ब्रांच आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एसेंशियल यूज केसेस इंक्लूडिंग मोबाइल रिचार्जेस, तो बहुत आवश्यक चीज़ें जो है इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू की जा सकती है, जैसे मोबाइल रिचार्जेस किए जा सकते हैं, बिल पेमेंट किए जा सकते हैं गूगल पे के द्वारा, और यूजर्स कैन अर्न अ कैशबैक भी यूजर्स को मिल सकता है, जिससे यूजर्स जो है डिजिटली पेमेंट करने के लिए उत्साहित हों और प्रोत्साहित औरों को भी करें। तो एक्सिस बैंक कोलैबोरेट्स विद गूगल पे एंड वीजा टू लॉन्च अ न्यू एस क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पॉल आर मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बी विल्सन गॉट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर देयर वर्क ऑन ऑक्शन थ्योरी। नीलामी थ्योरी, बिडिंग थ्योरी, ऑक्शन थ्योरी को लेकर नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। लास्ट वीक हमने नोबेल प्राइज का थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था कि किस तरीके से 1895 में 1895 में सर एल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल प्राइज की स्थापना की थी। 1901 से ये प्राइज दिया जा रहा है। 1968 में इकोनॉमिक्स का नोबेल स्टैब्लिश किया गया, और हमने लास्ट वीक भी कुछ इकोनॉमिक प्राइजेस के बारे में, कुछ नोबेल प्राइजेस के बारे में डिस्कस किया था। और इस वीक जो है, जो बचे हुए नोबेल प्राइजेस हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जो है वो किसको दिया गया है? तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जो है वो दिया गया है पॉल आर मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट वी विल्सन। तो this year's economic sciences laureates Paul Milgrom and Robert Wilson have improved auction theory and invented new auction formats benefiting sellers, buyers and taxpayers around the world. तो यहाँ पर ऑक्शन की नई थ्योरी देने के लिए दो इकोनॉमिस्ट को नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स दिया गया है। नीलामी थ्योरी जो किसको बेनिफिट करेगी? तो सेलर्स को, बायर्स को, टैक्स पेयर्स को काफ़ी बेनिफिट करेगी ये नई ऑक्शन थ्योरी। और किसको दिया गया है ये अवार्ड? तो पॉल आर मिलग्रॉम को और रॉबर्ट बी विल्सन को। कभी भी ऐसे नाम याद करने हो तो बड़ा इजी है इनके नाम को याद करना, PR। कभी भी फॉरेन नेम्स अगर आपको याद नहीं होते तो उनके इनिशियल्स आप याद कर लीजिए कोडिंग डिकोडिंग के थ्रू। PR, P stands for Paul Milgrom and R stands for Robert Wilson। देन नेक्स्ट चलते हैं। आपको सिंपल ये याद रखना है, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स किस लिए दिया गया है? ऑक्शन थ्योरी के लिए। किसको दिया गया है? पॉल मिलग्रॉम को, रॉबर्ट विल्सन को। और नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स कौन देता है? सेवरेजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल बाय स्वीडिश नोबेल कमिटी। स्वीडन, स्टॉकहोम के द्वारा ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज इंडियन ओरिजिन फिलांथ्रोपिस्ट हरीश कोटेचा विंस लाइफ टाइम अवार्ड इन US फॉर हेल्प टू चिल्ड्रन। बच्चों की मदद करने के लिए अमेरिका में भारतीय मूल के फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो जरूरतमंदों की मदद करे पैसों से या किसी भी तरीके से, उसे हम फिलांथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो इंडियन ओरिजिन के फिलांथ्रोपिस्ट हरीश कोटेचा को लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है US के अंदर अमेरिका के द्वारा बच्चों की मदद करने के लिए। तो इंडियन ओरिजिन फिलांथ्रोपिस्ट हरीश कोटेचा हैज बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस सैंड्रा नीज Lifetime Achievement Award for his efforts in meeting the needs of homeless children and youth in United States। तो US के अंदर जो बेघर बच्चे हैं उनकी मदद करने के लिए और नवयुवकों की मदद करने के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है, और इस अवार्ड का नाम है सैंड्रा नीज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज एफर्ट्स इन मीटिंग द नीड्स ऑफ होमलेस चिल्ड्रन। बेघर बच्चे और नवयुवकों की मदद की है। नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन ऑफ होमलेस चिल्ड्रन एंड यूथ presented the lifetime achievement award to Kotecha।
तो हु इज द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू चैरिटीज फॉर अमेरिका एट इट्स 32nd एनुअल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर निशे नाम का जो एक एनजीओ है उन्होंने इसकी मदद करी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन ऑफ होमलेस चिल्ड्रन। उन्होंने ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है हरीश कोटेचा को अपने 32वें वार्षिक समारोह के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पीएम मोदी रिलीजेस ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल, रिनेम्स रूरल एजुकेशन सोसाइटी आफ्टर हिम। तो यहां पर महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल, जो एक समाज सुधारक भी थे, समाज सेवी भी थे, उनके नाम पर उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा लॉन्च करी है और उनके ही नाम से उन्होंने रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम भी उनके नाम पर रखा है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल and renamed Pravara Rural Education Society as लोक नेते डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी। तो जो रूरल एजुकेशन सोसाइटी था उनका नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया। और डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल सर्व्ड एज मेंबर ऑफ लोकसभा फॉर मल्टीपल टर्म्स। तो लोकसभा के मेंबर रहे, पहले वो कांग्रेस से लोकसभा के मेंबर रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने बीजेपी एनडीए को ज्वाइन किया। हिज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल, इनका ऑटोबायोग्राफी का टाइटल क्या जो मराठी में है, दे वेचवा करणी, विच मीन्स डेडिकेटिंग वंस लाइफ फॉर नोबल कॉज। तो यहाँ पर दे वेचवा करणी नाम का इनका ऑटोबायोग्राफी लॉन्च किया गया है, जिसका मीनिंग क्या है कि अपना लाइफ किसी नोबल कॉज के लिए हमने डेडिकेट कर दिया है। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से, लोनी इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से 1964 में प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी जो है इसकी शुरुआत करी थी। इनके ही फादर साहब ने की थी इनकी शुरुआत और इन्होंने उस लेगेसी को आगे चलाया और समाज सेवा खूब किया और लोगों की सेवा करी उन्होंने। तो उनका नाम जो है महाराष्ट्र में बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। तो उनके नाम पर एक आत्मकथा लॉन्च किया है जिसका नाम मराठी में है दे वेचवा करणी, जिसका मतलब होता है डेडिकेटिंग वंस लाइफ फॉर अ नोबल कॉज। और ये लॉन्च किन्होंने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बैंक ऑफ घाना, अफ्रीकन कंट्री है घाना, और घाना का जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, बैंक ऑफ घाना, विन्स सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड कई बार हमारे गवर्नर रघुराम राजन को भी सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिल चुका है। तो बैंक ऑफ घाना जो है विन्स सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। तो बैंक ऑफ घाना हैज वन द सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्क कार्नी, गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड, हैज वन द गवर्नर ऑफ द ईयर एट द सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। तो बैंक ऑफ घाना जो सेंट्रल बैंक है घाना नाम की कंट्री का, उसको सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 दिया गया है। और मार्क कार्नी जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की गवर्नर हैं, उनको यहां पर गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो ये सेरेमनी के अंदर आपको ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंक ऑफ घाना जो है, घाना की कैपिटल क्या है? एक्रा। एक्रा में इसका हेडक्वार्टर है। 1957 में बैंक ऑफ घाना एस्टैब्लिश हुआ था। इसको बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और मार्क कार्नी, गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड, को सेंट्रल गवर्नर बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अमेरिकन पोएट लुई ग्लक विंस 2020 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। साहित्य का नोबेल जो है इस साल किसको दिया गया? तो 2020 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर हैज बीन अवॉर्डेड टू अमेरिकन पोएट लुई ग्लक, अ प्रोफेसर एट येल यूनिवर्सिटी। ग्लक मेड हर डेब्यू इन 1968 विद हर कलेक्शन टाइटल फर्स्ट बॉर्न। तो बहुत ही फेमस ये कवियत्री हैं यूएस की, और बहुत ही नाम है इनका यूएस में और पूरी दुनिया में। और 1968 में इनका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन आया था, फर्स्ट बॉर्न, और इनको इस साल का साहित्य का नोबेल जो है वो दिया गया है। शी वन द प्राइज फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विद ऑस्ट्रियर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल। तो इनका जो एक कवि है, कविताएं हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में एक असर डाला, एक यूनिक, एक प्रभावशाली कवियत्री हैं ये, जिनकी बदौलत इनको ये अवार्ड जो है साहित्य का नोबेल जो है 2020 का किनको दिया गया है? अमेरिकी कवियत्री लुई ग्लक को। देन इनको पुलित्जर प्राइज भी मिल चुका है 1993 में, और नेशनल बुक अवार्ड 2014 में भी इनको दिया जा चुका है। देन नोबेल पीस प्राइज 2020, वेरी इंपॉर्टेंट, नोबेल पीस प्राइज 2020 किसको दिया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जिसका स्टैब्लिशमेंट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का स्टैब्लिशमेंट 1961 में हुआ था।
और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम, इटली में। रोम, द कैपिटल ऑफ इटली में इसका हेडक्वार्टर है। और पीस का प्राइस कोविड 19 के दौरान पूरी दुनिया में वर्ल्ड हंगर का जो एक उछाल आया, उसमें फूड सप्लाई करने का काम किया बखूबी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, जिसके तहत जो है नोबेल कमेटी ने, और नोबेल पीस प्राइज जो है वो कौन देता है? नॉर्वे नोबेल कमेटी। बाकी सारे पीस प्राइजेस जो है, बाकी सारे नोबेल प्राइजेस जो हैं वो स्वीडन नोबेल कमेटी देता है, लेकिन नोबेल पीस प्राइज जो है वो नॉर्वे नोबेल कमेटी देता है। तो नोबेल प्राइज फॉर पीस 2020 हैज बीन अवॉर्डेड टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। The WFP has been honored with the prize for its role towards contributing better conditions for peace in conflict affected areas। जो युद्ध क्षेत्र है वहां पर भी उन्होंने फूड प्रोग्राम को बदस्तूर जारी रखा। It has been a driving force in preventing hunger in war zones। वॉर जोन्स में उन्होंने हंगर को लेकर भी अपना प्रोग्राम जारी रखा। इसके अलावा कोविड 19 को लेकर उन्होंने अपना फूड प्रोग्राम भी जारी रखा, जिस कारण से उनको ये पीस प्राइज जो है इस साल का दिया गया। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस साल का नोबेल पीस प्राइज मिला है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पे है? रोम, द कैपिटल ऑफ इटली। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1961 में। और ये किसकी एजेंसी है? यूनाइटेड नेशन की ही एक बॉडी है। Nadal beats Djokovic to win 13th French Open equals Federer's Grand Slam record tally of 20। तो राफेल नडाल स्पेन के बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर, और इन्होंने रिसेंटली फ्रेंच ओपन, रोलैंड गैरोज में जो फ्रेंच ओपन हुआ उसको लगातार नहीं, टोटल कुल 13 बार उन्होंने इसे जीता है। नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के प्लेयर हैं उनको हराकर। तो स्पेन के प्लेयर राफेल नडाल inflicted one of the most humiliating defeats on great rival Novak Djokovic in the French Open final, thrashing the world number one player Djokovic को उन्होंने लगातार सेटों में 6-0, 6-2, 7-5 से हराया और लिफ्ट रिकॉर्ड इक्वलिंग 20th ग्रैंड स्लैम, और 20 बार कुल वो ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। मेन सिंगल टाइटल में रॉजर फेडरर की उन्होंने बराबरी कर ली है। 20 टाइटल ग्रैंड स्लैम रॉजर फेडरर ने भी जीते हैं और 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है वो राफेल नडाल ने भी जीते हैं। ग्रैंड स्लैम टेनिस का बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं हर साल। फर्स्ट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विमिल्डन, और लास्ट में आता है यूएस ओपन। तो इसको मिलाकर 20 बार जो है नडाल जीत चुके हैं, फेडरर की बराबरी कर चुके हैं, और 20 ग्रैंड स्लैम में से 13 ग्रैंड स्लैम तो उन्होंने फ्रेंच ओपन का ही जीता है। देन नेक्स्ट चलते हैं डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे इंडिया में सारे मिसाइल प्रोग्राम, डिफेंस के प्रोग्राम कौन हैंडल करता है, कंट्रोल कौन करता है? डीआरडीओ। तो डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय। तो इनका एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है निर्भय। तो इन अ मेजर बूस्ट फॉर डिफेंस, इंडिया ऑन मंडे सक्सेसफुली टेस्ट फायर इट्स फर्स्ट सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय। The launch was conducted from a test range in Odisha at 11:44 AM। तो ओडिशा के टेस्ट रेंज से निर्भय नाम का सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो इसे लॉन्च किया गया है। निर्भय वॉज द 10th मिसाइल टू बी फायर्ड बाय इंडिया इन द लास्ट 35 डेज। तो इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट को लेकर भी लास्ट 35 दिनों में भारत के द्वारा 10 मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया है ओडिशा के तट से। दिस सेज दैट इंडिया इज फायरिंग एन एवरेज ऑफ 1 मिसाइल इन एवरी 4 डेज। इसका मतलब है हर 4 दिन में भारत एक मिसाइल को टेस्ट कर रहा है। दिस इज अ रिस्पॉन्स टू मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स एंड सपोर्ट एलिमेंट्स बाय चाइना इन द लद्दाख रीजन। तो इंडिया चाइना का जो टेंशन चल रहा है लद्दाख रीजन में, उसको लेकर ये गतिविधि हो सकती है भारत की तरफ से। द मिसाइल टेस्टेड यूजेस मानिक इंजन, इट इज अ टर्बो फैन इंजन। इसमें मानिक इंजन का इस्तेमाल किया गया। देन माइक्रोसॉफ्ट एंड AICTE। तो माइक्रोसॉफ्ट जो यूएस बेस्ड एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, और AICTE जो है हमारे इंडिया का ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो हमारे इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा कौन देता है? AICTE, टू स्किल स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज। तो AICTE announced that it has partnered with Microsoft to empower students and educators with future ready skills। तो आपसे सिंपली पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए, टेक्नोलॉजीज को और ज्यादा स्किल करने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर AICTE ने किस विदेशी कंपनी के साथ टाई अप किया है? आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, गूगल का ऑप्शन हो सकता है, आपके पास ऑप्शन फेसबुक का हो सकता है, आपके पास ऑप्शन अलग अलग कंपनीज का हो सकता है, बट योर आंसर वुड बी माइक्रोसॉफ्ट।
As part of this partnership, over 1500 course modules from Microsoft will be made available to students and educators free of cost through AICTE's e-learning portal ELIS. तो यहाँ पर एलिस नाम के प्लेटफॉर्म पर 1500 से ज़्यादा कोर्सेज जो हैं एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करेगा. माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग रिसोर्स सेंटर माइक्रोसॉफ्ट लर्न हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद the ELIS platform to provide access to personalized learning paths and resources for students. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की पूरी मदद की जाएगी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा. तो सिंपली आपको याद रखना है AICTE ने इंडिया में टेक्नोलॉजिकली स्किल को बढ़ावा देने के लिए, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए किस विदेशी फर्म के साथ टाई अप किया है? माइक्रोसॉफ्ट. और माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? तो इंडियन ओरिजिन के सत्य नडेला. Satya Nadella is the current CEO of Microsoft. इसी के साथ स्टूडेंट्स के क्वायरीज और सजेशंस की तरफ चलते हैं. फिर कुछ और न्यूज़ रह गए, उसको खत्म करने के बाद आज के सेशन को रिवाइज करने के लिए क्विज की तरफ भी चलेंगे. मेरा क्लास जो है यहाँ पर होता है जी मंगलवार को. एवरी ट्यूसडे ऑन 10 AM जो है मेरी क्लास होती है वीकली करंट अफेयर्स. और यहाँ पर जी अमृता सेन नहीं, अमर्त्य सेन जो है वो ओनली इंडियन है जिनको मिला है. उसके अलावा लास्ट ईयर भी अभिजीत बनर्जी, वो भी इंडियन ओरिजिन के भारतीय मूल के थे जिनको इकोनॉमिक्स का प्राइज मिला. तो अमर्त्य सेन जो है वॉज द फर्स्ट इंडियन जिनको इकोनॉमिक्स नोबेल मिला था इंडियन को, अमर्त्य सेन. देन चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ. इंडियाज फर्स्ट ऑस्कर विनर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया रिसेंटली पासेस अवे एट द एज ऑफ 91. तो यहाँ पर भानु अथैया वॉज द फर्स्ट इंडियन. बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं जब क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू वॉन एन ऑस्कर. ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए. तो बच्चे ऑप्शन में AR रहमान देखकर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं. AR रहमान को भी ऑस्कर मिला है लेकिन वो पहले व्यक्ति नहीं थे. पहली महिला, पहली भारतीय कौन थी? भानु अथैया, जिनको कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर मिला था. गांधी मूवी 1982 में रिचर्ड एटनबरो की मूवी आई थी, हॉलीवुड की मूवी थी, इंग्लिश मूवी थी गांधी, जिसमें बेन किंग्सले जो एक ब्रिटिश एक्टर हैं उन्होंने गांधी जी का रोल प्ले किया था. और वो मूवी बहुत हिट हुई थी और उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग इतनी जबरदस्त थी कि सभी कैरेक्टर्स, सभी एक्टर्स बिल्कुल रियल लगे थे. और भानु अथैया को कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए 1983 में ऑस्कर प्राइज मिला था और वो पहली भारतीय बनी थी जिनकी रिसेंटली एक लंबे स्वास्थ्य प्रॉब्लम के बाद उनकी मौत हुई है 91 ईयर्स में. तो इंडियाज फर्स्ट ऑस्कर विनर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया डाइड. कोल्हापुर बॉर्न अथैया who was active till just 5 years ago, 5 साल पहले भी वो एक्टिव रही थी. began her career as a costume designer in Hindi cinema with Gurudutt's 1956 सुपर हिट CID. तो गुरुदत्त की बहुत ही फेमस मूवी थी 1956 में, CID से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था. शी वेंट ऑन टू वर्क इन ओवर 100 फिल्म, 100 से ज्यादा मूवीज में उन्होंने काम किया. शी ज्वाइंटली वॉन द अकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन विद जॉन मॉलो. उनको 2 लोगों को उस साल कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए अवार्ड मिला था, गांधी मूवी के लिए ही, और जॉन मॉलो और भानु अथैया. द लेविश बायोपिक ऑफ महात्मा गांधी स्वेप्ट द ऑस्कर्स विद 8 अवार्ड्स. और उस साल 1983 में 8 ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे गांधी मूवी को. In 2012, Athaiya returned her Oscar to the Academy of Motion Pictures Arts and Sciences for safekeeping. और उन्होंने सुरक्षित रखने के लिए अपना ऑस्कर जो है कि सुरक्षित रहे मेरा ऑस्कर पूरी ताउम्र, उन्होंने 2012 में अपना ऑस्कर जो है AMPS को रिटर्न कर दिया था कि वो पूरी जिंदगी उनको सुरक्षित रखें. देन चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ. इसके बाद एक और न्यूज रह गया और आज के क्विज सेशन की तरफ चलेंगे. तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व्ड ऑन 11 अक्टूबर. Every year, International Day of the Girl Child is celebrated by UNICEF, United Nation International Children Emergency Fund जो है वो हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, जहां पर लड़कियों की आवाज़, बच्चियों की आवाज़ जो है पूरी दुनिया में पहुंचाई जा सके उसको लेकर. The theme for this year, My Voice, Our Equal Future. मेरी आवाज़ और हमारा समान भविष्य जो है, हमारा बराबर भविष्य जो है, वो एक थीम रखा गया. Reimagines a better world inspired and led by adolescent girls as part of the global generation equality movement. Adolescent girls मतलब 15 से 18 साल की बच्चियों का एक आवाज़ बन सके. यूनिसेफ का ये इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को ये थीम रखा गया उनका, माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर. तो आपको डे पूछा जाएगा 11 अक्टूबर कौन सा डे, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड कौन मनाता है, यूनिसेफ के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल का थीम क्या रहा, माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर.
लास्ट न्यूज ऑफ द डे, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर। तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 15 अक्टूबर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी को 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। दिस ईयर मार्क्स द 89th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड द मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम छोटे होते बहुत पूछा जाता था इनके नाम का फुल फॉर्म अबुल पाकिर जैनुल आब्दिल अब्दुल कलाम। तो in 2010 the United Nations celebrated 15 October World Students Day due to Kalam's love for students and who himself was a dedicated teacher and identified himself foremost in that role before anything else। तो यहाँ पर वो IIM के अंदर, मतलब या IIM या IIT आप कंफर्म कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में किसी IIT या IIM में ये उस समय व्याख्यान ही दे रहे थे, कुछ पढ़ा ही रहे थे, स्पीच ही दे रहे थे जिस वक्त इनकी मौत हुई, दुखद मृत्यु हुई इनकी। और 15 अक्टूबर इनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी पे वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो है वो मनाया जाता है। किसके द्वारा ये डेडिकेट किया गया वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो इसी के साथ आज के न्यूज़, आज की खबरें जो है वो समाप्त होती हैं और हम आज ही के सेशन को रिवाइज करने के लिए कुछ क्विज की तरफ ले चलते हैं आपको। तो ये रहा आपके सामने क्विज। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको जल्द से जल्द बताना है। ये अभी हमने किया है और वेरी इजी क्वेश्चन जो है आपके सामने। बिल्कुल सही यहां पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज 11 अक्टूबर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। तो मुख्यमंत्री सीएम सोलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम को लॉन्च करने वाला कौन सा स्टेट बना रिसेंटली? तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज 11 अक्टूबर, बट आपको अब आंसर देना है सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है। यहां पर लियो गेमिंग, पूजा चौहान, शिव सक्सेना, रुचिका, सुष्मिता, पंकज, विवेक, लक्ष्मी, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत खूब आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर भी बिल्कुल सही, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। मतलब आप सभी इस सेशन को ध्यान से सुन रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थर्ड क्वेश्चन की तरफ, हु हैज बीन गिवन एज द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो श्री रामविलास पासवान जी के निधन के बाद उनका मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है इसमें से किस मंत्री को दिया गया है? इज इट पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा या धर्मेंद्र प्रधान? बहुत खूब आप सभी का आंसर सेकंड क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर दिया आप सभी ने। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन का भी सही उत्तर आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा बिल्कुल शिव जी का पहला उत्तर आया है। पीयूष गोयल जो रेलवे मिनिस्ट्री, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अलावा कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर भी होंगे। बिल्कुल सही उत्तर, थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए। देन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच बैंक वॉन सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020? किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है 2020 का? इज इट बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक या बैंक ऑफ घाना? अनिल राय, लियो गेमिंग, पूजा चौहान, सुष्मिता, रुचिका, शिव, पंकज, बहुत खूब आप सभी का उत्तर। और फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट्स के द्वारा, और फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, एग्जैक्टली बैंक ऑफ घाना इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, बैंक ऑफ घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In October 2020, which of the following neighboring countries cabinet has approved capital punishment for rape? अक्टूबर 2020 में इसमें से कौन से पड़ोसी देश ने रेप का जो पनिशमेंट है उसे कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ पेनल्टी रखा है? इज इट बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या भूटान? जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। इन अक्टूबर 2020, which of the following neighboring countries cabinet has approved capital punishment for rape? पंकज जी का पहला उत्तर आया बिल्कुल सही। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, दैट इज बांग्लादेश, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री
to have high-tech classrooms in all its public schools. तो सभी पब्लिक स्कूल्स में हाई टेक क्लासरूम्स होंगे, डिजिटल पब्लिक एजुकेशन इसमें से कौन से स्टेट ने बनाया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव हाई टेक क्लासरूम या डिजिटल क्लासरूम इन ऑल इट्स पब्लिक स्कूल्स? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला या बिहार? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल, 6th क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज केरला इज द करेक्ट आंसर। 6th क्वेश्चन का राइट आंसर इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7th क्वेश्चन की तरफ। द 2020 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज हैज बीन अवॉर्डेड जॉइंटली टू पॉल मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट विल्सन फॉर, किस चीज के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स? फॉर इंप्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स, या फिर फॉर थ्योरी ऑफ स्टेबल एलोकेशन एंड द प्रैक्टिस ऑफ मार्केट डिजाइन, या फॉर देयर एम्पिरिकल एनालिसिस ऑफ एसेट प्राइसेस, या फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू बिहेवियरल इकोनॉमिक्स? तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देना है। रोहित लामा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देन पूजा, निकिता, सेजल, लियो, सुष्मिता, पंकज, शिव, आप सभी का उत्तर सही है। 7th क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही आया है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए। देन चलते 8th क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली पीएम मोदी रिलीज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुम टाइटल एज दे वेचवा करणी। तो अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसकी आत्मकथा को लॉन्च किया जिसका नाम है दे वेचवा करणी? इज इट आशीष राजपाल, डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल, संजीत रॉय या डॉक्टर अच्युत समंता? 8th क्वेश्चन के आंसर की तरफ हम आ चुके हैं। 8th क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी, और चलते हैं हम फिर 9th और 10th क्वेश्चन की तरफ और आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे। तो 8th क्वेश्चन का राइट आंसर भी हमारी तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से आना स्टार्ट हो चुका है। रुचिका कालिया का उत्तर पहला आया, डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी। फैंटास्टिकली आप आंसर दे रहे हैं क्योंकि आपने सेशन को बहुत अच्छे और ध्यान से सुना है और रिवीजन भी हो रहा है ये सेशन आपका। देन 9th क्वेश्चन की तरफ, इंडिया रैंक्ड ऑन व्हाट पोजीशन ऑन द हेल्थ स्पेंडिंग इंडेक्स? इंडिया का कौन सा रैंक है हेल्थ स्पेंडिंग इंडेक्स में? जल्दी से बताइएगा। आरती जी आपका भी उत्तर सही है, अनिल जी आपका उत्तर भी सही है, बहुत सही आप सभी का उत्तर। तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। हेल्थ स्पेंडिंग इंडेक्स, टोटल बजट का इंडिया कितना स्पेंड करता है हेल्थ के ऊपर, विच इज वेरी लो, 4th लोएस्ट पे हम हैं, 4% से भी कम कर रहे हैं हम खर्चा। बी बिल्कुल सही उत्तर। रुचिका कालिया, निकिता, लियो, अनिल, पंकज, सुस्मिता, आप सभी का उत्तर सही है। 9th क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी, 155th। देन चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। whom सक्सेसफुली टेस्ट फायर सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय? इसमें से किन्होंने सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है? इज इट इसरो, इज इट नासा, इज इट डीआरडीओ या नन ऑफ दीज? 10th क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। और 10th क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है स्टूडेंट्स के द्वारा आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये रहा 10th क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी के द्वारा। बिल्कुल सही, रुचिका का पहला उत्तर आया है, डीआरडीओ इज द करेक्ट आंसर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने रिसेंटली ओडिशा के तट से निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट फायर किया। तो इसी के साथ आज का सेशन जो है 12 से 18 अक्टूबर वीकली करंट अफेयर्स द वेकअप शो विद कुमार संभव की समाप्ति होती है। अगले मंगलवार सुबह 10 बजे हमारी और आपकी मुलाकात होगी पूरे एक वीक की खबरों के साथ प्लस क्विज के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।